नमस्कार दोस्तों, वेदांत गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। अगर देश में विकास के मॉडल की बात करें तो अब बात हो रही है कि जो हमारा मॉडल होना चाहिए या फिर जो डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड होना चाहिए। तो ये जो नया वर्ड आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम लोग पूरे वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि ये वर्ड कहाँ से इमर्ज हुआ है, उसकी क्रोनोलॉजी को देखेंगे, उस शब्द को समझेंगे, उसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे, उसके सारे फैक्टर्स को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं और कितने हैं और उनकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग समय यात्रा से शुरू करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है ये कहाँ से शुरू हुई है। तो इतिहास में थोड़ा सा पीछे लेके मैं जाऊँगा आप लोगों को। 1945 यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ और यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, उसी टाइम पे इकोसॉक का फॉर्मेशन हुआ। इकोसॉक यानी द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो थी यूनाइटेड नेशंस की, उसमें से एक प्रिंसिपल बॉडी थी, ठीक है। तो जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या था या फिर जिसका काम क्या था, इकोनॉमिक और सोशल फील्ड्स को देखने का, ठीक है। तो जब इकोसॉक का फॉर्मेशन हुआ था तो इकोसॉक की जिम्मेदारी थी कि जितने भी सामाजिक कार्य थे उसको या फिर जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स थे उनके ऊपर जो संगोष्ठी होनी थी, वैश्विक संगोष्ठी, उसकी जिम्मेदारी इकोसॉक की बनती है। इन द ईयर 1968 स्वीडन ने इकोसॉक को एक सजेशन दिया कि हमको एक ऐसा कॉन्फ्रेंस कराना चाहिए जो कि ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शंस के ऊपर बेस्ड हो। इकोसॉक ने इसके बाद अप्रूवल दिया और 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। इसको हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के भी नाम से जाना जाता है। तो ये पहला कॉन्फ्रेंस ऐसा हुआ जो इन्वायरमेंट को फोकस करके किया गया था और इसी के तहत पहली बार एक नई यूएन बॉडी का गठन किया गया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी यूनेप। ये खास बात इसमें ये भी है कि पहली बार किसी डेवलपिंग नेशंस यानी डेवलपिंग, इसके पहले जितने भी यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस थे उनको डेवलप्ड नेशंस में ही बनाया गया था, लेकिन पहली बार था कि यूनाइटेड नेशन का ऑफिस नैरोबी केनिया में किसी डेवलपिंग नेशन में बनाया गया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एक डिक्लेरेशन के रूप में ख़त्म हुआ जिसमें 26 प्रिंसिपल्स की बात की गई है जो कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर थी। इन द ईयर 1973 में यूरोपियन यूनियन ने अपना एक अलग एनवायरनमेंट का प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था एनवायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम। इसके तहत उन्होंने एनवायरनमेंट को फोकस किया या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। आगे चल के इसी प्रोग्राम, इन्हीं के यूरोपियन यूनियन के प्रोग्राम्स के तहत ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट। इन द ईयर 1983 ब्रटलैंड कमीशन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसका मकसद था कि दुनिया की सारी कंट्रीज़ को यूनाइट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर करना। ये पहली बार मौका था कि जब दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी। इन द ईयर 1987 यानी 83 में कमीशन आया था और 1987 में ब्रटलैंड कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट निकाली गई थी अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, जिसमें कहा गया था कि जो विकास है उसको कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड होना चाहिए। यानी ये ब्रटलैंड जो रिपोर्ट आई थी इसमें पहली बार हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को यूज़ किया गया था या फिर उसको डिफाइन किया गया था प्रॉपर्ली कि आखिर ये होता क्या है। तो 1945 से हम लोगों ने देखा कि 1987 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो वर्ड है वो कैसे आया, उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी। धीरे धीरे और भी घटना चक्र होते हैं, जैसे 1992 में एजेंडा 21 आता है, यानी अर्थ समिट 1 होती है, फिर अर्थ समिट 2 होती है 2012 में, उसके 20 साल के बाद में। और उसके बाद 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो 17 ग्लोबल गोल्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन की असेंबली में बनाया गया था और उनको 2030 तक अचीव करने का एक टारगेट दिया गया था।
यानी जो SDGs थे यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनको 2015 में लाया गया और उनका जो एक टारगेट दिया गया अचीविंग ईयर वो था 2030। तो आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो चलिए आगे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात हो रही है। तो सतत विकास आखिर है क्या? ऐसा विकास जो आज की आवश्यकताओं को पूरा करे और आने वाली जनरेशन यानी आने वाला जो हमारी पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को सुरक्षित करे। तो अगर ऐसा विकास करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो अब इसके 3 पिलर हैं जिसके ऊपर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा मॉडल बेस है। पहला पिलर कौन सा है? इकोनॉमिक, दूसरा है एनवायरमेंटल और तीसरा है सोशल। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट को इकोनॉमी के साथ देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सोशल के साथ भी जुड़ी हुई है। अगर इकोनॉमी को देखेंगे तो नेचुरल इन्वायरमेंट और सोशल के साथ जुड़ा है। अगर सिर्फ इन्वायरमेंट को देखेंगे तो वो सोशल और इकोनॉमी के साथ जुड़ा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें से किसी भी पिलर को हम अगर छेड़ते हैं तो अपने आप बाकी के जो 2 पिलर हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट अगर हमारा हैम्पर होता है तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रलय आ जाती है तो इकोनॉमी लॉस होगी ही होगी और उससे जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा तालमेल होना चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में, इकोनॉमी के बीच में और सोशल लाइफ के बीच में, वो कैसा होना चाहिए? आपस में सामंजस्य बना के चलना चाहिए। एक ऐसा सामंजस्य बना के चलना चाहिए कि जिससे कि ये तीनों चीज़ें हैम्पर ना हो। तो जब हैम्पर नहीं होगी तो वही क्या करेगी? सस्टेन करेगी, यानी रुकेंगी, सतत विकास के में कारगर रहेंगी, आग लंबे समय के लिए रहेंगी। और जो हमारा डिजास्टर सेंट्रिक मॉडल होगा वो कैसा होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड होगा। ठीक है, यानी जो हम विकास करें वो सस्टेन करें, वो कुछ समय के लिए रुके। ऐसा नहीं कि हम ऐसा विकास करें जो अगले पल वो बेकार हो जाए या फिर तबाह हो जाए। अगला टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली वो 17 ग्लोबल गोल्स थे जो कि यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था एक ब्लूप्रिंट के रूप में, जिसमें कि दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। और उसके लिए उसने कुछ पैरामीटर्स बनाए थे, यानी 17 गोल बनाए थे। और तो चलिए एक बार हम लोग फिर से नज़र डाल लेते हैं कि जो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो गोल है वो है नो पॉवर्टी, यानी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो। सभी को जो लिविंग स्टैंडर्ड हो वो उनका गरीबी रेखा से ऊपर का हो। दूसरा जो गोल है वो है ज़ीरो हंगर, यानी कोई भी भूखमरी का शिकार ना हो, सबको खाना मिले और किसी में भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की कमी ना हो। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी सभी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले और वो एक अच्छी जीवन जिंदगी जी सकें। चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन, सभी को एजुकेशन मिले, यानी कोई भी व्यक्ति दुनिया में अशिक्षित ना हो। सभी को अपने कई स्कूल देश ऐसे हैं जहाँ पे अभी शिक्षा नहीं मिली है लोगों को, या फिर उनके नागरिकों को 100% एजुकेशन नहीं है, इवन हमारी कंट्री में भी नहीं है। तो हमारा गोल है कि सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है जेंडर इक्वालिटी, पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पुरुष को, महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही समान अधिकार मिलना चाहिए, समान इज्जत मिलनी चाहिए समाज में और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। छठा पॉइंट है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, यानी पीने का साफ पानी और रहने का साफ माहौल। ठीक है, तो कई देश ऐसे हैं जहाँ पे पीने का साफ पानी अभी भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उनको क्लीन वाटर मिले पीने के लिए एटलीस्ट। सातवां पॉइंट है हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सभी के पास अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की पहुंच हो, यानी वो लोग ऊर्जा के स्रोत पे उनका अधिकार हो किसी न किसी रूप में, चाहे वो सोलर हो, चाहे हाइड्रो हो या फिर इलेक्ट्रिक हो। आठवां जो पॉइंट है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सभी के पास एक सम्मानजनक कार्य हो और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। नाइन्थ गोल है या नौवा गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सभी को रोजगार करने का
नवचार करने का या फिर इनोवेट करने का ग्रो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 10वां जो गोल है यानी 10th गोल है वो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। हम लोगों ने समाज में देखा है कि अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, तो ये जो सामाजिक डिफरेंस है इसको ख़त्म करना है। तो ये 10th गोल है हमारा कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। जो शहर हो वो कैसे हो, सस्टेनेबल हो यानी रहने योग्य हो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई खतरा हो, और जो उनमें विकास का मॉडल हो वो कैसा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड हो। 12वां है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अगर किसी नेचुरल रिसोर्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, और अगर उसका किसी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो अनपैरेलल वे में कर रहे हैं, अनइक्वल वे में कर रहे हैं। तो हमको अपने जो संसाधन हैं उनको, उनका कंजम्पशन थोड़ा समझदारी से करना है। 13वां पॉइंट है या फिर 13th गोल है हमारा क्लाइमेट एक्शन। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हमको कम करना है। 14th पॉइंट है लाइफ बिलो वाटर, यानी जो जल जीवन है उसको हमको संभालना है या फिर उसको हमको संरक्षण देना है, यानी वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। 15th पॉइंट है लाइफ ऑन लैंड, तो यानी जो लैंड है उसको भी हमको कंजर्व करनी है, लैंड पोल्यूशन को ख़त्म करना है। 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी जो समाज में शांति हो और सभी लोगों को न्याय की पहुंच हो, यानी उनका न्याय पे हक है तो उनको ऑन टाइम जस्टिस मिलना चाहिए। एंड देन लास्ट पॉइंट है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसका मतलब ये है कि इन 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हमको विश्व में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए या फिर एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। तो ये सारे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, यानी आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक क्रोनोलॉजी को देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की है। चलिए जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस एक होने वाला था 2 जून से 6 जून 2020 में, तो वो अब पोस्टपोन हो गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो पोस्टपोन होके कब होने वाला है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2020 कहाँ होने वाला था। इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे जवाब दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।